नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 18वीं लोकसभा चुनाव अभी जारी है और 5 चरण का मतदान हो चुका है। छठे चरण का मतदान की प्रक्रिया जो है वह भी जारी है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ने चुनावी दंगल कार्यक्रम लाया था। विभिन्न मुद्दों पर हमने चर्चा किया है। आप लोगों ने एक प्रश्न पूछा था, मैंने देखा था कि कमेंट बॉक्स में आप ये जानना चाह रहे हैं कि सर ये जो चुनाव होता है या चुनाव के बाद किसी एक सीट पर कोई उम्मीदवार हैं जो 2 सीट से चुनाव जीत जाते हैं तो फिर 1 सीट छोड़ देते हैं, फिर वहाँ बाय इलेक्शन होता है। तो ये बाय इलेक्शन की प्रक्रिया या चुनाव जीतने के बाद कोई विधायक या सांसद जो होते हैं वह अयोग्य करार दिए जाते हैं। तो ये सब जो पूरी प्रक्रिया होती है ये तो हम जानते हैं, अखबारों में पढ़ते रहते हैं, न्यूज़ चैनल पे देखते भी हैं। लेकिन इससे जुड़ी हुए जो कानूनी प्रावधान है ज़रा उसके बारीकियों पर बात कर लीजिए। तो चलिए आज उसी चीज़ को लेकर के हम आए हैं और ज़रा तकनीकी पहलू को समझते हैं। तकनीकी इसीलिए क्योंकि कानूनी मसला है। क्या है देखिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 एक लाया गया था और इसके माध्यम से कुछ चीजें व्यवस्था की गई थी। क्या? तो भारतीय संसद का यह एक अधिनियम है और अधिनियम क्या है? तो संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदनों के लिए चुनाव कराने का प्रावधान जो है यह पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत यह कराया जाता है। अब इसके तहत कुछ प्रावधान किए गए हैं, किन किन विषयों को शामिल किया गया है जरा उसके विषय में हम समझ लेते हैं। देखिए, संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदनों या सदनों के चुनावों का संचालन कराने की बात की गई है। अब यहाँ पर समझ लीजिए, संसद के सदनों की बात की गई। आप जानते हैं कि हमारे देश के पार्लियामेंट में 2 सदन होता है, एक सदन है लोकसभा और एक है वरिष्ठों का सदन। वरिष्ठों का सदन कौन सा है? राज्यसभा। तो जो दोनों जगह जो चुनाव की प्रक्रिया की बात की जाएगी वह जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तरफ बात की जाएगी। उसके बाद विभिन्न राज्य के जो विधानमंडल है वहां भी चुनाव की व्यवस्था इसी अधिनियम के तहत किया गया है। संसद के सदनों और राज्य के विधानमंडल के सदनों की सदस्यता के योग्यता और अयोग्यता दोनों ही चीजें हैं इसी अधिनियम के माध्यम से तय किया जाता है। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, तृणमूल कांग्रेस की सांसद थी महुआ मोइत्रा। अब उन्होंने यह उन पर आरोप लगा और वह आरोप सिद्ध भी हो गया। आरोप यह था कि बाहर से किसी कारोबारी से जो उनके मित्र हैं उन्होंने उससे पैसा लिया और उस पैसे के बदले उन्होंने उसके द्वारा कहे गए प्रश्न को सदन में पूछा, जबकि उनका काम जो है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वह जन कल्याण और जनता के जुड़े हुए सरकार को पूछना था। तो कदाचार में वो लिप्त पाई गई। तो जब वह कदाचार में लिप्त पाई गई तो इसी के द्वारा जो है उनकी योग्यता समाप्त कर दी गई, वे एमपी बने रहने के लिए अयोग्य हो गए। यह भी इसी से ही तय होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह अधिनियम अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है और पूरे देश में चुनाव कराने की जितनी भी व्यवस्थाएं वगैरह की गई है जगह जगह आप देखेंगे इसी अधिनियम की चर्चा की जाती है। चुनावों में या उसके संबंध में भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराध की जो बात की गई है वह भी इसी अधिनियम के द्वारा तय किया जाता है। चुनावों के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले संदेहों और विवादों का निर्णय जो है इसी के तहत किया जाता है। जब भी किसी तरह का विवाद आता है तो चुनाव आयोग यही देखती है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है वह क्या कहता है। देखिए, इससे पहले भी हमारे पास जनप्रतिनिधित्व अधिनियम था, वह 1950 का था और उसमें फिर जो है दूसरा एक आता है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो अभी जो आप कह सकते हैं कि ज्यादातर काम होता है वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत ही किया जाता है। रिक्त सीटों पर उपचुनाव। अब रिक्त सीटों पर उपचुनाव कहने का क्या तात्पर्य है? जैसे कि यहाँ पर आपको एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ। 18वीं लोकसभा में अगर आप देखें तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सांसद भी हैं और वरिष्ठ लीडर हैं। तो वो केरल के वायनाड से एक सीट के लिए लड़ रहे हैं और दूसरे सीट के लिए उन्होंने पर्चा भरा उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से। अब मान लेते हैं कि वे दोनों ही सीट पर चुनाव जीत जाते हैं। जब वे दोनों ही सीट पर चुनाव जीत जाएंगे तो व्यवस्था यह है कि उन्हें एक सीट को रिक्त करना पड़ेगा, यानी कि किसी एक जगह से ही चुन करके वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं। दूसरा सीट उन्हें छोड़ना पड़ेगा। जब वे दूसरा सीट छोड़ देंगे तो वह सीट क्या
हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। हम यहाँ उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि वे रायबरेली से चुनाव जीत जाते हैं, तो वायनाड से भी जीतते हैं, तो वायनाड का सीट वो छोड़ देते हैं, तो वायनाड का सीट क्या हो गया, रिक्त हो गया, वो रायबरेली से संसद पहुंच गए। अब ये सीट जो रिक्त होता है वायनाड का, तो जाहिर सी बात है वहां कोई एमपी तो होगा, क्योंकि जो चुने हुए एमपी हैं उन्होंने स्थान तो छोड़ दिया। अब यहां पर फिर से चुनाव आयोग को यहां पर इलेक्शन कराना पड़ेगा। अब ये जो इलेक्शन होगा इसे उपचुनाव कहा जाएगा, ठीक है, इसे बाय इलेक्शन कहा जाता है, यानी कि ये पूरे देश में चुनाव नहीं हो रहा है, जिन जिन सीटों पर रिक्त स्थान हुआ है वही चुनाव होगा। दूसरा उदाहरण और समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई सांसद महोदय हैं, किसी सीट से जीत जाते हैं, दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में भी वह सीट रिक्त हो जाता है। और भी बहुत तरह की चीजें होती है। दल बदल अधिनियम का जो है उन पर आरोप लगता है और वह सही पाया जाता है, इसी अधिनियम के तहत, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत, तब भी उन्हें वह स्थान छोड़ना पड़ेगा, अयोग्य हो जाएंगे, वह रिक्त होगा। तो इस सब स्थिति में उपचुनाव जो है वह इसी कानून के जरिए कराया जाता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण की बात की गई। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि आपको पंजीकृत राजनीतिक दल होता है, गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल होता है, मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय दल होते हैं, क्षेत्रीय दल होते हैं। तो ये सारी चीजें किस हिसाब से तय होता है, यह भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के जरिए ही तय किया जाता है। चुनाव कराने के लिए जो प्रशासनिक बुनियादी ढांचा तय किया जाता है। अब ये प्रशासनिक बुनियादी ढांचा क्या हुआ, समझिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। यदि अर्थव्यवस्था की भाषा में अगर बात करते हैं, तो जब भी आप इस शब्द को सुनते होंगे तो आपके मन में आधारभूत संरचना को लेकर के यही विचार आता होगा कि सड़क का निर्माण हो जाएगा, बिजली की बात की गई है, और इसके अलावा पानी की, सिंचाई की व्यवस्था की बात की गई है। एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां अर्थव्यवस्था का विकास हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके, है ना, ये चीजें आप सोचते होंगे। लेकिन जब यहाँ पर प्रशासनिक बुनियादी ढांचा का बात किया जाएगा और वह भी चुनाव से संबंधित, तो समझ लीजिए कि भारत एक विशाल देश है और यह एक विशाल लोकतंत्र है। लोकतंत्र के इस महान पर्व को कराने के लिए बहुत ज्यादा मैन फोर्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जितने भी आप रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं वह इसी के द्वारा किए जाते हैं। देश भर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम, जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे तो आप भी डीएम बनेंगे। तो जब चुनाव आएगा तो चुनाव के समय जो है आप चुनाव अधिकारी भी अपने आप बन जाएंगे। वह भी कैसे होगा, तो इसी अधिनियम के तहत, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत, ये जो प्रशासनिक बुनियादी ढांचा है इसी के तहत ये बातें तय की जाएगी कि आप जो है चुनाव अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे उस डिस्ट्रिक्ट के। यानी कि जितने भी ईवीएम वगैरह की व्यवस्था है, चाक चौबंद करना है, ये सब भी इसी के तहत आएगा। तो कुल मिलाकर के यह अधिनियम जो है अपने आप में बहुत पावरफुल हो जाता है और चुनाव आयोग जो है चुनाव के समय इस अधिनियम का जो फूंक फूंक कर इस्तेमाल भी करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग पर भी लगातार जो है उंगली उठता रहता है। जो विपक्षी दल होते हैं उसके द्वारा फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट फिर नोटिस देती है चुनाव आयोग को। तो चुनाव आयोग के पास ये शक्ति तो है, इस अधिनियम के इस्तेमाल करने को लेकर के अपार शक्ति दी गई है, लेकिन वह भी चाहती है कि इस अधिनियम का फूंक फूंक करके इस्तेमाल करे ताकि किसी भी तरह के विवाद में ना पड़ा जाए। हालांकि यह अधिनियम यह भी बताता है कि किसी तरह का विवाद यदि होता है तो उसके समाधान की क्या व्यवस्था की गई है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। यदि कोई दूसरा मुद्दा आपके पास है जिस पर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि उस मुद्दे पर आपसे चर्चा की जाए। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।